हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं अपने साइंस का चैप्टर 6 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनसीईआरटी के इस चैप्टर को हम आज फुली कवर करने वाले हैं, वो भी एनिमेशन की हेल्प से, सो दैट ये चैप्टर आपको इजी एंड इंटरेस्टिंग लगे। लेट्स स्टार्ट। आपने कभी पपेट शो देखा है? उसमें पपेट की मूवमेंट्स एक थ्रेड की हेल्प से कोई पर्सन कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग थिंग है। बट लिविंग थिंग की मूवमेंट्स जैसे वॉकिंग, ईटिंग, फ्लाइंग, फीलिंग कोल्ड, कॉन्टिन्यूअस दिल धड़कना, सीड जर्मिनेशन, ये सारे मूवमेंट्स कैसे कंट्रोल होती हैं वो हम आज इस चैप्टर में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कंट्रोल मीन्स ऐसा क्या रिमोट कंट्रोल है जिससे हमारे बॉडी की प्रोसेस स्टार्ट होती है, स्लो डाउन होती है, या स्टॉप हो जाती है, या फास्ट हो जाती है। एंड कोऑर्डिनेशन, कैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स एंड पार्ट्स जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके एज अ टीम वर्क करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड करते हैं। अब हम नर्वस टिश्यू को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नर्वस टिश्यू बने होते हैं न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स होते हैं नर्व सेल्स। ये एक ब्यूटीफुल सा सेल होता है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट के बाद आता है सेल बॉडी जिसमें होता है न्यूक्लियस, एंड उसके बाद एक थ्रेड लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन, और फिर लास्ट में टेल लाइक एंडिंग होती है जिसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। ये स्पेशलाइज सेल होता है जो कि इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में एक पार्ट से दूसरी पार्ट ऑफ बॉडी में लेके जाता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ। एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज होता है जिसपे हम रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। चाहे वो कोल्ड वेदर हो, गार्बेज की स्मेल हो, या फिर आपके मुंह पे एक थप्पड़ हो, ये सारी स्टिमुलाई होती है जिसपे आप रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो। बट ये सारी जो इन्वायरमेंट के चेंजेस होते हैं वो हमारी बॉडी डिटेक्ट कैसे करती है? वो करती है रिसेप्टर्स की हेल्प से। रिसेप्टर्स बेसिकली हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। आपको तो पता ही है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ईयर, आई, स्किन, नोज एंड टंग। ईयर में होता है फोनो रिसेप्टर्स, जिससे हम फोन सुनते हैं, दैट इज फोनो रिसेप्टर्स। वो हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आईज में होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, जिससे हम फोटो देखते हैं। आईज से हम फोटो देखते हैं, इसलिए उसमें होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्किन में होता है थर्मो रिसेप्टर्स, ये पेन, टच, हीट एक्सेट्रा स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नोज में होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑल्फैक्टरी को आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब ऑल्फैक्टरी में से स्मोक निकलना स्टार्ट हो जाता है तो बहुत गंदी स्मेल आती है। एंड लास्ट है हमारा टंग में, दैट इज गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो टेस्ट डिटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको आप ऐसे कर सकते हो, एक गेम होती है जिसमें आईज क्लोज करी जाती है एंड कुछ खिलाया जाता है और बोला जाता है कि आप गेस करो आपको क्या खिलाया गया। गेस द टेस्ट। गस्टेटरी रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, और ये इन्फॉर्मेशन कैसे पास करता है वो हम देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर को हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो है डेंड्राइट, उसके बाद है सेल बॉडी जिसमें न्यूक्लियस है, उसके बाद लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक्सॉन है, एंड लास्ट में टेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम नर्व एंडिंग बोलते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले रिसेप्टर ने रिसीव करा और वो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट ने एक्वायर कर लिया। डेंड्राइट उस इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करके उसको केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स फिर जाता है सेल बॉडी में। सेल बॉडी के थ्रू होते हुए वो जाता है एक्सॉन में और फिर लास्ट में पहुंच जाता है नर्व एंडिंग पे। अब उसको नेक्स्ट न्यूरॉन के पास पहुंचना है, तो उसके लिए बीच में होता है गैप जिसको बोलते हैं साइनेप्स। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फिर से केमिकल में कन्वर्ट होएगा और वो गैप को पास ऑन करेगा और फिर डेंड्राइट पे पहुंच के फिर से वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बन जाएगा, और फिर आगे ये प्रोसेस ऐसे ही कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा जब तक जहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुंचनी है वहां पे पहुंच ना जाए। अब हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। ये आई हमारी इन्फॉर्मेशन जिसको डेंड्राइट ने इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करा, फिर सेल बॉडी में भेजा, सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन में, एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग में, और फिर गैप में वो फिर से केमिकल में कन्वर्ट हो गया, और फिर दोबारा से जब नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट पे पहुंचा तो वो फिर से इलेक्ट्रिक इम्पल्स बन गया और फिर वो आगे पास ऑन होता गया। ये देखो कैसे इम्पल्स आया नर्व एंडिंग पे, वो केमिकल में कन्वर्ट हुआ और वो डेंड्राइट के पास जाके फिर से इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट हो। हमारे बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं बेस्ड ऑन देयर रोल। फर्स्ट होते हैं सेंसरी न्यूरॉन जो कि इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। सेकंड होते हैं मोटर न्यूरॉन जो कि इन्फॉर्मेशन फाइनली कन्वे करते हैं, और थर्ड होते हैं रिले न्यूरॉन जो कि 2 न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन बनाते हैं। अब हम देखते हैं अपना नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन जो कि मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। वो स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। स्कल को क्रेनियम भी बोलते हैं,
और उसके अंदर होते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसके अंदर ब्रेन कवर्ड होता है। सेकंड होता है हमारे सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड, जो कि नर्व से बने होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन से लेके आते हैं। ये प्रोटेक्टेड होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, जिसको बैकबोन भी कहते हैं, और ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हम आगे अभी देखने वाले हैं। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को बाकी ऑर्गन से कनेक्ट भी तो करना है, तो इसके लिए पिक्चर में आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज पीएनएस। ये बेसिकली क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में। ये बेसिकली इसमें नर्व्स होते हैं, जो नर्व्स ब्रेन से निकलते हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। पीएनएस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है सारे वॉलेंटरी एक्शंस को, जो कि हम अपनी मर्जी से करते हैं, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को। वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस हम अभी आगे डिटेल में देखने वाले हैं। वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग। हमारा मन करेगा तो हम क्लैप करेंगे, हमारा मन नहीं करेगा तो हम क्लैप नहीं करेंगे। ये हम सोच समझ के करते हैं, तो थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व होती है, और थिंकिंग इन्वॉल्व होती है तो थिंक हम कहाँ से करते हैं, ब्रेन से, तो ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। सेकंड होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, जैसे कि मुंह में पानी आना टेस्टी टेस्टी खाने को देख के, हार्ट बीट, कॉन्टिन्यूस हार्ट बीट, आप खुद तो कंट्रोल नहीं कर सकते, रुक जा मेरे हार्ट अब बीट करना बंद कर दे, ऐसा तो करते नहीं हो। ब्रीदिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते। डाइजेशन, ये सारी चीजें वो खुद ब खुद होती जाती है, हमारे कंट्रोल में होती है, इनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, बट ब्रेन इन्वॉल्व होता है। फिर थर्ड आता है हमारा रिफ्लेक्स। ये सडन एक्शन होते हैं। आपका हाथ अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो आप फटाफट से हैंड हटाओगे, इसमें आप सोचोगे नहीं कि ओहो ये तो हॉट है, मैं हाथ हटाऊं कि नहीं हटाऊं, तो इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, और इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता। फिर कौन इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। तो आप इसको कुछ ऐसे याद कर सकते हो कि वॉलेंट्री मीन्स वोकल, आप वोकल होके इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक हैंड्स अब क्लैप करना बंद करो, तो आपने वोकल होके इंस्ट्रक्शंस दिए हैंड को। इनवॉलेंट्री एक्शंस में आप वोकल होके इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, मींस कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम ब्रेन के पार्ट्स को समझते हैं। ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है हमारा सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला, एंड इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड और स्पाइनल कॉर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हम आगे चैप्टर में देखने वाले हैं। और ये ब्रेन का डायग्राम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर ब्रेन हमारी ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली जो थिंकिंग वाली चीज होती है वो सब कुछ हम फोर ब्रेन से करते हैं। जो सेंसरी इंपल्स आते हैं, फिर उनको कैसे प्रोसेस करना है, और फिर डिसीजन लेना कि क्या आगे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और फिर उस मैसेज को मसल को पास करना, ये सारा कुछ करता है हमारा फोर ब्रेन। तो बेसिकली फोर ब्रेन के जो 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सेरिब्रम, ये रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग, स्पीच, इमोशन, रीजनिंग, मेमोरी एक्सेट्रा के लिए। मतलब आप ये समझ लो कि सेरिब्रम जो है वो सोचने समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आया हमारा थैलेमस, जो कि बेसिकली सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम तक लेके जाता है। और फिर आया हमारा हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस के नीचे है, ये कंट्रोल करता है स्लीप, हंगर एंड थ्रस्ट। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ये कुछ चीजें हैं, तीनों चीजें, स्लीप, हंगर एंड थ्रस्ट। अगर वो आपको ना मिले, उस इशू को बहुत हाइप करोगे। आपको सोने ना दिया जाए तो आप बहुत हाइपर हो जाओगे, खाने ना दिया जाए, पानी ना पिया जाए, ये चीजों के बिना आप रह ही नहीं सकते। फिर आता है हमारा मिड ब्रेन, जो कि बेसिकली फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को कंट्रोल करता है, और ये विजन और हियरिंग रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है हमारा हाइंड ब्रेन, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है सेरिबेलम, बेल से हमेशा आप याद रखना बैलेंस, सेरिबेलम, ये बॉडी के पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम स्ट्रेट लाइन में चल पा रहे हैं, साइकिल राइड कर पा रहे हैं, या पेंसिल बहुत इजीली पिक कर पा रहे हैं, तो उस सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिबेलम। सेकंड है हमारा पॉन्स, जो कि मैग्नीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन के लिए एंड स्लीप साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको आप ऐसे ही लर्न कर सकते हो कि नाइट में मैंने न्यू पॉन्स क्रीम लगाई जिसकी स्मेल बहुत गंदी थी, जिसकी वजह से मेरी रेस्पिरेशन की रेट जो है वो बढ़ गया एंड मेरी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो गई। थर्ड है हमारा मेडुला, जो कि ऑल इनवॉलेंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग स्वेलोइंग, सलाइवेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट एक्सेट्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनसीईआरटी में ये 5-6 चीजें दी गई है। इनको लर्न करने के लिए हम इनको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि मेडुला से मैड पर्सन ने कोई हार्मफुल चीज स्वेलो कर ली, जिसकी वजह से उसको स्लाइवेशन होने लगी बहुत ज्यादा, एंड उसको वॉमिटिंग भी आ गई, और उसके बाद उसका बीपी एंड हार्ट रेट बढ़ गया। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा फोर ब्रेन, एंड इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है
मिड एंड हाइंड ब्रेन। अब थर्ड टाइप का एक्शन हमने देखा था रिफ्लेक्स। हमने ये देखा था वो सडन एक्शन होता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, थिंकिंग भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती और ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता। फिर इसमें इन्वॉल्व होता है स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि अगर हमारा हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे लग जाए तो हम उसे फटाफट से हटा देंगे, वो हम सडन एक्शन करते हैं। अब देखते हैं कि ये इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। हमने देखा था हमारे 3 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, सेकंड मोटर न्यूरॉन जो मसल्स को इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है, एंड थर्ड होता है रिले न्यूरॉन जो कि न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बनाते हैं। जैसे हमारी फिंगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करती है, रिसेप्टर्स उसको रिसीव करते हैं और एंडेंड्राइड इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करते हैं जो कि पास ऑन होके जाता है नर्व एंडिंग तक। उसके बाद रिले न्यूरॉन उसको पास ऑन करते हैं मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन का डेंड्राइट उसको रिसीव करता है और वो मसल को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप हैंड को वहां से हटा लो। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, जो कि ब्रेन कंट्रोल नहीं करता इस प्रोसेस को, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, क्योंकि हमें ये एक्शन जो है क्विकली लेने होते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि थिंक करें कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है, तब तक तो हमारा हैंड जल जाएगा। इसलिए इसके लिए स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, बट ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पास भी होती है, सो दैट हमें बाद में याद रहता है कि हाँ जी ये प्रेस हमने टच करी थी जो कि हॉट होती है और अब हमें इसे दोबारा टच नहीं करनी। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट के पास ना तो नर्वस सिस्टम होता है ना ही मसल होता है कोऑर्डिनेशन के लिए। तो प्लांट कैसे मूवमेंट शो करते हैं? उसके 2 टाइप ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होता है, सेकंड होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। जो मूवमेंट्स ग्रोथ पे डिपेंडेंट होते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इसमें रिस्पॉन्सेज डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड करते हैं। अगर स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूवमेंट हुई उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और अगर स्टिमुलस के अवे मूवमेंट हुई तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। और जो मूवमेंट ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होती है उसको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट, जो कि डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करती है। अब हम सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट्स को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है हमारा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो मीन्स लाइट, लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है मूवमेंट। इसमें क्या होता है, प्लांट पार्ट्स जो है वो ग्रो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू लाइट। एग्जाम्पल देखते हैं, प्लांट अगर सनलाइट में है बाहर तो उसको सनलाइट पूरे पार्ट पे मिल रही है तो नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। बट अगर हम उसको किसी बॉक्स में बंद कर देंगे और उसमें बस एक ही विंडो होगी तो उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी लाइट की डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और जो रूट होते हैं वो ऑपोजिट ऑफ लाइट ग्रो करते हैं, तो इनको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब हम देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। जैसे ही सनलाइट है एवर द प्लांट, प्लांट की टिप से एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सिन। उसको शेड पसंद है। आई एम ऑक्सिन, आई एम द शेडी गाय, आई लाइक शेडी प्लेसेस। तो जब सन राइट साइड को गया उस प्लांट के सारे ऑक्सिन शेड के साइड में मूव करेंगे, मींस लेफ्ट साइड में मूव हो जाएंगे। और ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है इलोंगेशन ऑफ सेल के लिए, तो लेफ्ट साइड वाले सेल इलोंगेट होंगे और प्लांट जो है वो राइट साइड में बेंड हो जाएगा। ऑक्सिन शेडी साइड में डिफ्यूज हो जाता है और जिसकी वजह से सेल इलोंगेट होने लगते हैं और प्लांट जो है वो दूसरी साइड में बेंड हो जाता है। सेकेंड है हमारा जियोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें प्लांट के पार्ट जो है अवे या टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करते हैं। शूट जो है वो अवे फ्रॉम ग्रेविटी मूव करता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, और रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। थर्ड है हमारा हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। हाइड्रो से आप गेस कर पा रहे होंगे, दिस इज रिलेटेड टू वाटर। या करेक्ट, ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम वाटर। तो ये प्लांट है, एक साइड पे वाटर है तो रूट ऑलवेज वाटर की साइड में ग्रो करेगा बिकॉज उसको वाटर चाहिए होता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। फिर हमारा आया कीमोट्रोपिक मूवमेंट, मींस प्लांट के पार्ट टुवर्ड और अवे केमिकल ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पोलन ट्यूब जब ग्रो करते हैं टुवर्ड्स ओव्यूल, वहां पे केमिकल सिक्रीट होते हैं। एंड लास्ट है हमारा थिग्मोट्रॉफिक। थिग्मो मींस टच, टच से रिलेटेड जो मूवमेंट होती है उनको बोलते हैं थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट। ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड और अवे फ्रॉम टच। एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड द सपोर्ट इज पॉजिटिव थिग्मोट्रॉफिज्म। इसमें क्या होता है, जो भी पार्ट टेंड्रिल का सपोर्ट को टच करता है वो स्लोली ग्रो करता है और जो ऑपोजिट पार्ट है वो जल्दी ग्रो करता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक सर्कल बना लेते हैं। अब हम देखते हैं नास्टिक मूवमेंट्स, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होते हैं। ये स्टिमुलस की डायरेक्शन में डिपेंडेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छुई मुई, जिसको मिमोसा प्लांट भी बोलते हैं, उसको अगर हम टच करते हैं तो उसकी लीव्स जो होती हैं वो सारी की सारी फोल्ड अप हो जाती है। अब आप देखो इसमें कि हमने टच एक जगह पे किया बट इसकी सारी लीव्स जो है वो फोल्ड हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल मींस यूज करता है अपने इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। इसमें क्या होता है, प्लांट के सेल जो होते हैं वो अपनी शेप को चेंज करते
करते हैं और उसके लिए अमाउंट ऑफ वाटर जब को कंट्रोल करते हैं, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग। अब हम देखते हैं ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यूज होता था उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या ये हर एक सेल में नहीं जा सकते, बस जो सेल्स नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं बस वहीं तक पहुंच सकते हैं। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं कर सकते। एक सेल ने जब इम्पल्स को ट्रांसमिट किया तो अपना मैकेनिज्म उसको फिर से रीसेट करना पड़ेगा दूसरे इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। फिर आया हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन। दिस इज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। इसमें क्या होता है, सेल्स जो है हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि बाय ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, और जिन सेल को डिटेक्ट करना होता है सेल्स जो है इस कंपाउंड को डिटेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं। बट इसकी एक लिमिटेशन है, ये स्लो होता है, बट इसके बेनिफिट्स भी हैं। इसका इफेक्ट ज्यादा टाइम तक रहता है, इसकी रीच ज्यादा होती है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन करता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट हार्मोन, जो कि हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेटिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरमेंट। ये एक जगह पे सिंथेसाइज होते हैं, दूसरी जगह पे डिफ्यूज होते हैं जहाँ पे इनको अपना एक्शन करना होता है। फर्स्ट है हमारा ऑक्सिन, ये मेनली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे ऑक्सिन की वजह से शूट जो है वो सन की साइड में बेंड करता है। सेकंड है हमारा जिब्रेलिन, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए और प्रमोटिंग फ्लावर्स के लिए, एंड ये सीड जनरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फोर्थ आया हमारा साइटोकाइनिन, जो कि सेल डिवीजन प्रमोट करता है और ये बेसिकली उस एरिया में जाता होता है जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन हो रहा होता है, जैसे कि फ्रूट्स एंड सीड्स। ये तीनों हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ प्रमोटिंग होते हैं। फिर एक हार्मोन है जो कि ग्रोथ स्टॉप करने के लिए यूज होता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। वो विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो बर्ड्स एंड सीड्स जो है वो डोरमेंट हो जाते हैं। मीन्स आपने अपने घर में व्हाइट चने देखे होंगे, ब्लैक चने देखे होंगे, वो कितने टाइम तक रख दो वो खराब नहीं होते हैं, वो डोरमेंट कंडीशन में एब्सिसिक एसिड की वजह से। बट जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे कि उसको वाटर में रख दो, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं, उसमें से स्प्राउट्स निकल आते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिब्रेलिन। अब हम देखते हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स। मान लो एक स्क्विरल स्कैरी सिचुएशन में फंस गई, तो वो या तो फाइट करेगी या तो वहां से भाग जाएगी। हम भी ऐसे ही करेंगे, अगर हमने एक स्नेक देख लिया तो हम वहां से भाग जाएंगे, अदरवाइज हम स्टिक उठा के उसको मार डालेंगे। तो जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, स्कैरी सिचुएशन होती है, बॉडी को या तो फाइट करने के लिए या फिर रन अवे करने के लिए रेडी होना पड़ता है। ये दोनों एक्टिविटीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कुछ कॉमन प्रिपरेशन करे बॉडी, तो दोनों में से कोई भी एक्टिविटी को चूज करने के लिए बॉडी को ईजी होगा। तो बॉडी इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का यूज करती है, बट इसकी रेंज लिमिटेड होती है, इसलिए वो केमिकल सिग्नल भी यूज करती है जिसकी रेंज वाइड होती है। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एड्रिनल ग्लैंड्स एड्रेनलिन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। अब हम इसकी फंक्शनिंग देखते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होता है और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचता है। जो भी टारगेट ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर वो एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट के ऊपर वो एक्ट करता है, तो हार्ट बीट फास्टर हो जाती है, जिसकी वजह से मसल को ज्यादा ऑक्सीजन मिले। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन से ब्लड कम हो जाता है, सो दैट मसल्स तक ज्यादा ब्लड पहुंच पाए। ब्रीदिंग रेट हाई हो जाती है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल्स। ये सब कुछ होता है एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। अब हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स देखते हैं। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एंड वो काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। अब ऑब्वियसली बात है, अगर ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा सिक्रीट हो जाएंगे, एक्सेस में हो जाएंगे, तो बंदा जायंट हो जाएगा। और अगर वो लेस सिक्रीट होंगे, डेफिशिएंसी होगी ग्रोथ हार्मोन की, तो बंदा डॉर्फ हो जाएगा। अब सेकंड आता है हमारा थायराइड। थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसके सिंथेसिस के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो गोइटर डिजीज हो सकता है, जिसमें नेक स्वोलन हो जाती है। अब हम इसको ऐसे रिमेम्बर कर सकते हैं। थाईलैंड की रोड पे एक जिन चल रहा था, थायरॉक्सिन का जिन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को मेटाबोलाइज करने का मैजिक था, एंड उसकी नेक स्वोलन थी बिकॉज वो आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाता। थाईलैंड रोड से हो गया थायराइड, थायरोड, थायरॉइड, एंड जिन से हो गया थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडाइज सॉल्ट से आप रिमेम्बर कर सकते हो आयोडीन, जो कि थायरॉक्सिन की सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट।
फिर आता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये सिक्रीट करता है एड्रिनलिन हार्मोन एंड जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को प्रिपेयर करता है। फिर आया हमारा पैनक्रियास, जो कि इंसुलिन सिक्रीट करता है और ब्लड शुगर रेगुलेट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड शुगर मेंटेन नहीं होता है तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनमें प्रॉपर इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होता है तो वो इंजेक्शन भी लेते हैं इंसुलिन का। आप ऐसे इसको रिमेम्बर कर सकते हो कि अगर आपने बहुत सारा शुगर खा लिया तो आप पैन पे बैठ के अगर क्रिया करोगे तो पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करेगी और वो शुगर लेवल को सूली पे चढ़ा देगी, इंसुलिन सूली पे चढ़ा देगी। अब आया हमारा ओवरीज, जो कि ओनली फीमेल में होता है। ये सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। फीमेल स्पेसिफिक चीजें होती है जैसे कि चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी एक्सेट्रा में ये हार्मोन काम आता है। एंड फिर लास्ट आया हमारा टेस्टिस, जो कि ओनली मेल में होता है। ये सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है एंड जो बॉयज में चेंजेस आपको दिखते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो इसकी वजह से ही हो। ये दोनों हार्मोन्स तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन में भी देखने वाले हैं, जो जिसकी वीडियो आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।